बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 5। ओके, साइन वर्सेस अनसाइन नंबर्स। अब कंपैरिजन है साइन नंबर्स का अनसाइन नंबर्स के साथ। साइन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? साइन नंबर्स बेसिकली वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके साथ साइन की बिट होती है। साइन की बिट कहाँ पर होती है? साइन की बिट आपके पास नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। ठीक, नंबर की जो लेफ्ट साइड होती है एक नंबर की, वो वाली जो लास्ट बिट होती है ना, वो आपके पास साइन की बिट होती है। हम उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। अब अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव है तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी? आपके पास 0 होगी। अगर नंबर आपके पास नेगेटिव है तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। वो 1 इंडिकेट कर रहा होता है कि नंबर आपके पास नेगेटिव है। इसका मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सिर्फ साइन की बिट होती है, बाकी पूरा नंबर जो होता है वो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है नंबर का। ठीक है, अब मिप्स में आप कंपैरिजन किस तरह से करते हैं साइन नंबर्स का? आपके पास साइन कंपैरिजन होता है तो एसएलटी का मतलब होता है सेट ऑन लेस देन, एंड एसएलटीआई सेट ऑन लेस देन इमीडिएट। ठीक, सेम इज द केस विद अनसाइन नंबर्स। अनसाइन के कंपैरिजन में आपके पास एसएलटीयू है set on less than set on less than unsigned numbers, and SLTUI set on less than unsigned immediate। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है? लेट सपोज आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, $S0 और $S1। ठीक, $S0 में 1 पड़ा हुआ है और $S1 में 1 पड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब SLT का मतलब साइंड कंपैरिजन है। साइंड कंपैरिजन है, इसका मतलब है $S0 की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? साइंड बिट है। इसका मतलब ये है कि डॉलर साइन, ये जो आपके पास ये वाली बिट है, ये बिट, ये साइन बिट है। सेम इज द केस विद दिस। ठीक है, जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना इसका तो इसका मतलब है S1 का कंपैरिजन S0 से हो रहा है। अगर तो S1 की वैल्यू छोटी होगी S0 से तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू का मतलब ये है $T0 में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ट्रू के लिए जो फ्लैग है हम उसको कंसिडर करते हैं वो 1 है। ठीक, इसका मतलब क्या है? अब देखिए S1 में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। S0 में क्या पड़ा हुआ है? -1 इज लेस देन +1। कंडीशन ट्रू है। T0 में क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, अच्छा, ये क्लियर हो गया ना आपको कि S1 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? देखिए हम कंपैरिजन करें S1 का S0 से। S1 की वैल्यू लेस होनी चाहिए S0 से। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है SLTU का मतलब है अनसाइन नंबर्स। अनसाइन मतलब साइन की बिट हम कंसिडर नहीं कर रहे। अब क्या पड़ा हुआ है? S0 में ये साइन बिट नहीं है बल्कि ये पूरा नंबर है, और S1 में भी ये पूरा नंबर है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया S1 में तो 1 पड़ा हुआ है फॉर श्योर। S0 में क्या पड़ा हुआ है? ये S0 में एक नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे S1 की वैल्यू छोटी है S0 से। S0 में तो ये पड़ा हुआ है एक नंबर है। ठीक है, और S1 में 1 पड़ा हुआ है। नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है। फॉल्स है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या है? T0 में क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स किस चीज़ को कंसिडर कर रहा होता है? 0 को। ठीक, अच्छा, अब मिप्स में ना हम प्रोसीजर कैसे कॉल करते हैं? प्रोसीजर कॉलिंग होती क्या है? आप फंक्शंस क्यों बनाते हैं? प्रोसीजर्स क्यों बनाते हैं? फंक्शंस आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपने प्रोग्राम, आपका एक प्रोग्राम है उसमें एक पीस ऑफ कोड है जो आपको बार बार चाहिए, तो बजाय इसके आप उस पीस ऑफ कोड को बार बार लिखें, आप उसको फंक्शन में डाल देते हैं और फिर उस फंक्शन को कॉल करते रहते हैं। ठीक है, जितनी दफ़ा आपके पास वो फंक्शन कॉल होता रहेगा, विद कॉल किस तरह से होगा? विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शन की सम टाइम रिटर्न होती है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं। अब स्टेप्स क्या रिक्वायर्ड है? प्लेस पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स। इसका मतलब है जितने आपके पास आर्गुमेंट्स आ रही हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं, आपने उनको रजिस्टर में प्लेस करना है।
सेकेंड, ट्रांसफर कंट्रोल टू प्रोसीजर, प्रोसीजर के पास अपनी कंट्रोल ट्रांसफर करना है। एक्वायर्ड स्टोरेज फॉर प्रोसीजर, प्रोसीजर जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो प्रोसीजर के पास एक एग्जीक्यूट होने के लिए एक स्टोरेज स्पेस भी होनी चाहिए। परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑपरेशन, उसके बाद जब स्पेस मिल गई तो फिर आप प्रोसीजर के फंक्शंस परफॉर्म करें। प्लेस रिजल्ट इन प्रोसीजर फॉर कॉलर, अच्छा अब रिजल्ट आप स्टोर करवाएं वैल्यू रजिस्टर में, वैल्यू स्टोर करवाएं। लास्ट जो है 6 पॉइंट, रिटर्न टू प्लेस ऑफ कॉल, इसका मतलब है उसी लाइन पर दोबारा से कंट्रोल चला जाए जहाँ से वो फंक्शन की कॉल जनरेट हुई थी। ठीक है, ये एक स्टेप्स होते हैं हमारे पास एक फंक्शन कॉलिंग के। अब रजिस्टर यूजेज कैसे होता है, आपके पास A0 से लेकर A3 तक टोटल 4 आर्गुमेंट रजिस्टर्स हैं मिप्स में, 4 से ज़्यादा आर्गुमेंट रजिस्टर नहीं है। अच्छा अब वैल्यू रजिस्टर V0 V1 दो वैल्यू रजिस्टर्स हैं। वैल्यू रजिस्टर क्या होता है, समटाइम आपके पास फंक्शन कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, समटाइम रिटर्न नहीं कर रहा होता। अगर तो फंक्शन कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यू रजिस्टर में आनी चाहिए। ठीक, अच्छा टेम्परेरी रजिस्टर्स का मैंने आपको इसी पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि T0 से लेकर T9 तक आपके पास टेम्परेरी रजिस्टर्स अवेलेबल है। S0 से लेकर S7 तक आपके पास टोटल 8 जो हैं वो सेव्ड रजिस्टर्स हैं। फिर आपके पास कुछ स्पेशल पर्पज है, जिससे एक स्टैटिक डेटा का ग्लोबल पॉइंटर है, एक स्टैक का पॉइंटर है, अपनी स्टैक को कंट्रोल करते हुए हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर $SP, ठीक है, रजिस्टर है। फ्रेम पॉइंटर $FP में होता है और रिटर्न एड्रेस किस में होता है $RA में। हम इनके यूजेज 1 बाय 1 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा प्रोसीजर कॉल इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर कॉल, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉल किस तरह से जाती है फंक्शन की, जंप एंड लिंक। जंप एंड लिंक इसकी मिप्स में क्या है, JAL, जंप एंड लिंक। आगे इस फंक्शन का नेम गिवन है। एड्रेस ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन पुट इन $RA, जंप टू द टारगेट एड्रेस। जब आपने जंप एंड लिंक लिख दिया ना प्रोसीजर लेवल, तो इससे बाकी जितनी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है ना, जिससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाएगा, $RA में, रिटर्न एड्रेस रजिस्टर में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन दोबारा इसी लाइन पर आए तो उसको पता हो कि मैंने किस एड्रेस से छोड़ा था। अच्छा एड्रेस स्टोर करवाने के बाद क्या होता है, जंप टू द टारगेट एड्रेस। कौन सा एड्रेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है प्रोसीजर लेवल 1, इस एड्रेस पर जंप कर जाए। ठीक है, अब प्रोसीजर रिटर्न जब करता है तो जंप रजिस्टर JR$RA। अब JR क्या है, कॉपीज $RA टू प्रोग्राम काउंटर ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंप्यूटर जंप, फॉर एग्जाम्पल केस एंड स्विच स्टेटमेंट। अच्छा देखिए जंप डिफरेंट टाइप की, JAL है, एक JR है और एक सिंपल J है। ठीक है, JAL जो ये फंक्शन पर जंप कर रहा होता है, JR एड्रेस पर, रिटर्न एड्रेस रजिस्टर पर, और जो सिंपल J होता है आपके पास J, वो आपके पास जंप कर रहा होता है किसी लेबल पर। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो लेबल है ना ये प्रोग्राम का कोई भी लाइन हो सकती है। जो JAL है ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, और JR जो ये एड्रेस है। अच्छा अब एक एग्जांपल है, आपके पास एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसका मतलब है फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है रिटर्न एड्रेस रजिस्टर यूज होगा, सॉरी वैल्यू रजिस्टर यूज होगा। फंक्शन का नेम है लीफ_4 एग्जाम्पल। इसमें 4 आर्गुमेंट यूज हो रहे हैं, G, H, I और J। F में ना एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, 2 एडिशन हो रही है और 1 सब्ट्रैक्शन हो रही है। F आपके पास एक फंक्शन है जिसमें एडिशन हो रही है और सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, रिटर्न हो रहा है F की वैल्यू। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास G से लेकर J तक ये जो 4 वेरिएबल्स हैं ये 4 आर्गुमेंट रजिस्टर्स में हैं। ठीक है, और ये जो F है आपके पास ये सेव्ड हो रहा है S0 में और उसके बाद हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं V0 में। ठीक, अब एग्जांपल के साथ से आपने सबसे पहले एक लेबल क्रिएट कर लिया, अब उसमें आपने स्टैक में ना एक स्पेस क्रिएट की है।
सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्टैक बनाई है। किस तरह से, ऐड आई $SP $SP -4। SP क्या था, स्टैक का पॉइंटर था। स्टैक के पॉइंटर में क्या आप ऐड करें, -4। -4 का मतलब ये स्टैक में अभी स्पेस क्रिएट हो रही है एक एलिमेंट की। माइनस का मतलब ये होता है स्पेस क्रिएट हुई है स्टैक की। 4 का मतलब ये एक एलिमेंट के लिए। अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ -8 होगा, अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो -12 होगा। एंड 4 का मल्टीपल है ना, बाइट एड्रेसिंग। अच्छा, उसके बाद हम स्टैक में स्टोर क्या करवा रहे हैं, SW सेव रजिस्टर $S0 0 इंडेक्स पर स्टोर करवाया है, किसके थ्रू, स्टैक पॉइंटर के थ्रू। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है 2 आर्गुमेंट्स की, A1 और A0 की एडिशन हुई, T0 में आ गया। A2 और A3 की भी एडिशन हुई, T1 में आ गया। उसके बाद इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो S0 का रिजल्ट है सेव रजिस्टर का, इसको हमने वैल्यू रजिस्टर में मूव करवाना है। S0 को मूव करवाना है V0 में। ठीक है, रिटर्न होनी चाहिए। अब मूव की इंस्ट्रक्शन भी हम लगा सकते थे, लेकिन जो भी आपको पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन कौन सी गई है, ऐड की। S0 में अगर 0 ऐड करें तो रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ S0 में 0 ऐड हुआ, वैल्यू रजिस्टर में स्टोर हो गया। अब काम आपका फिनिश हो गया, वैल्यू रजिस्टर में वैल्यू आ गई है। अब आपने स्टैक से एलिमेंट्स को लोड करना है, पहले स्टोर करवाया था, अब लोड करना है। स्टैक में से एलिमेंट्स को पॉप किए, LW स्टैक में से S0 को पॉप किए। उसके बाद स्टैक के पॉइंटर को नल कर दिया। नल किस तरह से की है, स्टैक में एलिमेंट स्पेस क्रिएट हुई थी -4 से। अब स्टैक के पॉइंटर को दोबारा 0 पर लाना है तो क्या कर देंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे +4, JR$RA रिटर्न एड्रेस रजिस्टर पर चला जाए। ठीक है, अच्छा, नॉन लीव प्रोसीजर दैट कॉल अदर प्रोसीजर्स फॉर नेस्टेड कॉल, caller need to save on the stack. It return addresses, any arguments and temporaries needed after a call. अच्छा, प्रोसीजर दैट कॉल फ्रॉम अदर प्रोसीजर। समटाइम ना आपके पास नेस्टेड प्रोसीजर्स भी होते हैं। ये क्या है, प्रोसीजर दैट कॉल अदर प्रोसीजर्स, नेस्टेड प्रोसीजर या रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होता है। ठीक है, अब अभी ये जो आपने एग्जांपल की थी इससे पहले, उसमें आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन था जिसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे और आपके पास वैल्यू आ रही थी। ठीक है, सम टाइम आपके पास फंक्शन जो होते हैं वो कहीं और किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, या अगर रिकर्जन हो तो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है। इसका सिनेरियो किस तरह से होता है, ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें एक फैक्टोरियल है। ठीक है, इंटीजर n। अब फंक्शन की कंडीशन क्या है, इफ n इज लेस देन 1 रिटर्न, यहाँ पर ना n आता है। ठीक है, एल्स रिटर्न n स्टडी फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। फैक्ट पहले सिंपल n था, अब किस आर्गुमेंट से कॉल हो रहा है, n-1 से। ठीक है, अब एक ही आर्गुमेंट है n जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं $A0, और वैल्यू रजिस्टर किस में आनी चाहिए, V0। अच्छा, अब किस तरह से, अच्छा रिटर्न 1 होना चाहिए, सॉरी रिटर्न n नहीं है। सबसे पहले हमने स्टैक क्रिएट की एक, कितने एलिमेंट्स के लिए, 2 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, किन 2 एलिमेंट्स के लिए, स्टोर की है स्टैक में RA और A0। क्यों 2 रिटर्न, क्यों रिटर्न एड्रेस रजिस्टर क्यों स्टोर करवाए, देखिए एक दफ़ा हो रहा है आपके पास रिटर्न 1 और एक दफ़ा हो रहा है आपके पास रिटर्न दिस। ठीक, अच्छा, अब वैल्यू रजिस्टर भी अपडेट हो रहा है, सॉरी आर्गुमेंट रजिस्टर भी। एक दफ़ा सिंपल n है, एक दफ़ा n-1 है। इसका मतलब है आप ये दोनों वैल्यू स्टैक में स्टोर करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि इफ की कंडीशन चल रही है, एल्स चल रहा है। स्टैक में आपने दोनों एलिमेंट स्टोर करवा दिए। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है, SLTI सेट ऑन लेस देन इमीडिएट A0। इसका मतलब है कंडीशन चेक हो रही है, अगर n की वैल्यू लेस है 1 से तो कंडीशन ट्रू हो जाए,
ट्रू होने का मतलब ये T0 में 1 आ जाए। T0 में जब 1 आ जाएगा तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे, ब्रांच इक्वल। अगर तो T0 में 1 है, हमारे पास अभी लेट सपोज हम अज्यूम करें T0 में 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, n में 3 पड़ा, ठीक है, 3 इज लेस देन 1 नहीं, T0 में क्या आ गया, 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, यस, कहाँ चला जाए, कंडीशन ट्रू होती है तो L1 पर चला जाए, इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इधर आ जाएगा L1 पर। L1 पर क्या हो रहा है, ऐड करे इमीडिएट A0 में -1, इसका क्या मतलब है, n -1 बनाया, इफ नहीं चल रहा, एल्स चल रहा है, इफ होता तो n की वैल्यू लेस देन 1 होती। अभी हमारे पास मैंने कहा था कि n आपके पास लेट्स सपोज 3 है, तो मतलब है एल्स चल रहा है, एल्स के लिए आपने क्या बनाना है, पहले n -1 बनाना है, आपने क्या किया, n में एक -1 ऐड कर दिया, n -1 बन गया, और उसके बाद फौरन से क्या कर देना है, फंक्शन कॉल कर देना है, किस तरह से कॉल किए, JAL जंप एंड लिंक फैक्ट, दोबारा से यहाँ कंट्रोल ऊपर चला जाए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टैक से उसने वैल्यूज पॉप की हैं, रिटर्न एड्रेस रजिस्टर भी और आर्गुमेंट रजिस्टर भी, स्टैक को नल किया, किस तरह से, ऐड इमीडिएट करके $SP $SP8 स्टैक में से दोनों एलिमेंट्स को पॉप कर लिया। फिर क्या किया है, अब देखिए इस तारीख का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन की कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, MUL। MUL की जो इंस्ट्रक्शन है इसमें तीनों रजिस्टर्स होने चाहिए, 2 सोर्स के रजिस्टर्स और 1 डेस्टिनेशन का रजिस्टर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, $साइन वैल्यू रजिस्टर को मल्टीप्लाई करा रहा है A0 से, A0 में क्या था, n था, उसको मल्टीप्लाई करा रहा है वैल्यू रजिस्टर से, और रिटर्न हो रहा है उसी लाइन पर जहाँ से कॉल हुआ था। अच्छा, अब अगर कंडीशन, ये तो एल्स के लिए सारा था, इफ के लिए देखते हैं कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है 0, ठीक है, 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, T0 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वो इक्वालिटी चेक करेगा कि 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, इसका मतलब लेबल पर नहीं जाएगा बल्कि इसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इसने ऐड इमीडिएट किया है वैल्यू रजिस्टर में 1, क्या किया हुआ है, खाली रिटर्न 1 होना चाहिए, रिटर्न 1 डायरेक्ट, इसका मतलब है वैल्यू रजिस्टर में 1 डाल दिए, किस तरह से डाल दिए, 0 में 1 ऐड कर दिया, और कोई काम नहीं है, इफ खत्म हो गया। अब उसने स्टैक को एम्प्टी किया है, इस तरह से $SP $SP8 स्टैक में से दोनों एलिमेंट्स को पॉप किया है और रिटर्न हो गया, रिटर्न एड्रेस रजिस्टर पर। अब देखिए 2 दफ़ा JR यूज़ हो रहा है, $RA 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको स्टैक में स्टोर करवाया, और आपके पास A0 इफ के लिए भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर भी A0 यूज़ हो रहा है, जहाँ पर ये आपके पास एल्स चल रहा था, n -1 बनाया, इसीलिए इसको भी स्टैक में स्टोर करवाया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसमें ना आपने एक स्टैक क्रिएट की थी जिसमें 2 थी, लेट सपोज अगर यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होती, एल्स कोई और टास्क हो रहा होता, तो आप पहले ये देखते कि वो वाला जो टास्क हो रहा है उसमें आपको कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा रिटर्न है जो बार बार यूज़ हो रहा है, अगर तो यूज़ हो रहा होता तो आप स्टैक में एक और स्पेस क्रिएट करते हैं एलिमेंट की, थर्ड एलिमेंट की, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप स्टैक में 2 ही एलिमेंट की स्पेस क्रिएट करेंगे, ये आपकी इस स्पेसिफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है जिसमें आपके पास 2 आपने स्टैक में वैल्यूज स्टोर करवाई हैं, ठीक है। सेम इज़ द केस, आपने एक लेबल भी क्रिएट किया हुआ है। अब आपको जंप एंड लिंक का भी समझ आ गया होगा कि जंप एंड लिंक किस तरह से यूज़ की है, आपने n -1 बनाया है, जब n आर्गुमेंट n -1 बन गया तो आपने JAL फैक्ट लगा दिया, इसका मतलब है जंप एंड लिंक फैक्ट। फैक्ट क्या है आपके पास, ये फंक्शन का लेबल है, यहाँ से कंट्रोल क्या होता है, दोबारा से चला जाता है इस लाइन पर, फिर एग्जीक्यूशन होती रहती है जब तक आपके पास स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती,
ठीक है, ये आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन की एग्जांपल थी।